हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट योर जीएस में। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज से हम भारतीय इतिहास और कला संस्कृति का जो विषय है उसके सभी चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट योर जीएस पर। और ये प्रश्न बहुत ही शानदार और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली भारतीय इतिहास और कला संस्कृति से एक चैप्टर का पूरा प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न नए नए और पुराने भी होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आईएएस, पीसीएस, यूपीटीपीएससी, यूपीएसआई इत्यादि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट योर जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि दोस्तों, मैं डेली ऐसी वीडियो अब लाता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, जो विषय है भारतीय इतिहास और कला संस्कृति, और इसमें पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। दोस्तों, अब हम इस चैप्टर के पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। दोस्तों, पहले चैप्टर का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? ऑप्शन ए, बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल। ऑप्शन बी, दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान। ऑप्शन सी, दक्कन क्षेत्र में एक राज्य। और ऑप्शन डी है राजस्थान में एक किला। दोस्तों, पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल था, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन ए। और अब दोस्तों, इसकी व्याख्या को देखेंगे जो हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा प्रश्न नहीं आता है तो उसके व्याख्या जो होती है उससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो हमको सभी तरह से प्रश्नों को देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ यानी मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अतः विकल्प ए सही होगा, ठीक। अब इसके जो विशेषताएं हैं इसकी उसको देख लेते हैं। नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पाद भी था। वह किसी कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था, ठीक है। दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है और सभी कठिन और सरल और जितने भी परीक्षा हैं उन परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और नए भी प्रश्न शामिल किए गए हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन यानी डिसाइफर किसने किया था दोस्तों? तो किया था जेम्स प्रिंसेस ने, यानी किसने पढ़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस। यह परीक्षा में पूछा भी गया है प्रश्न, ठीक है। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं अच्छे से। इसकी व्याख्या है, जेम्स प्रिंसेस ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। उसने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है, ठीक है। इस प्रश्न की विशेषताओं को देख लेते हैं। अशोक के गिरनार वाले शिलालेख का अध्ययन करके उन्होंने कुछ यूनानी शासकों के नामों की भी खोज की। प्रिंसेस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर पियतस्सी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा था। अतः सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन जेम्स प्रिंसेस ने किया था, ठीक है। अगला है प्रिंसेप के बाद फर्ग्यूसन, अगले हैं कनिंघम, अगले हैं एडवर्ड टॉमस और अगले हैं वाल्टेयर इलियट
और अगले हैं स्टीवेंसन, और अगले हैं डॉक्टर फाउदाजी, और अगले हैं राजेंद्र लाल मिश्र जैसे अनेक पुरालिपिविदों ने भारतीय लिपियों के अध्ययन व अन्वेषण को आगे बढ़ाया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन ही बहुत शानदार हैं। भले ही हमसे बोलने में थोड़ा त्रुटि हो जाती होगी, पर क्वेश्चन और आंसर को और एक्सप्लेनेशन को साथ साथ जरूर देखिएगा, ठीक है। यह जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? किस में है दोस्तों? तो मालविकाग्नि मित्रम। और यह किसने लिखी है? तो कालिदास ने। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेंगे। व्याख्या है, मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका जो कि उनके राज्य की नर्तकी थी की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। उनकी विभिन्न रचनाएं निम्न हैं। अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बनते रहे हैं, ठीक है। नाटक, कालिदास के जो नाटक हैं उनको देख लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम। अब हमको याद कैसे करना है दोस्तों? जो नाटक होता है वो, जैसे कि नाटक जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। उसको अपने से याद कर सकते हैं। जैसे नाटक हो गया, हमको ध्यान देना है नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम। ऐसे याद करेंगे कि नाटक बहुत लंबा होता है, तो ये जो नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही लंबा है, विक्रमोर्वशीयम बहुत लंबा है, मालविकाग्नि मित्रम बहुत लंबा है। तो ऐसे अपने दिमाग में याद कर लेंगे। अब आ गया महाकाव्य। महाकाव्य जो है रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक है। ये दोनों हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक। अब खंड काव्य जो है मेघदूतम, ऋतुसंहार और मेघदूतम। इसको हमको याद करना है दोस्तों, चाहे जैसे याद करें, पर दिमाग में बैठाना है कि कौन सा नाटक है। फिर से देख लीजिए कौन सा नाटक है, कौन महाकाव्य है, कौन खंड काव्य है। क्योंकि यह इतिहास में ही नहीं, सभी एग्जामों में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कालिदास का कौन सा महाकाव्य नहीं है, या कौन सा महाकाव्य है, खंड काव्य है, नाटक है या नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है याद करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ऑप्शन सी, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन नहीं था। हम इसकी व्याख्या को देख लेंगे तो अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। हम सबसे ज़्यादा व्याख्या पर जोर देंगे, ठीक है। प्रश्न को देखेंगे ही, पर उसकी व्याख्या को अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि अगर गलती भी होगी तो उसकी व्याख्या में सही हो जाएगा। व्याख्या है, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु मुद्रा यानी धातु के सिक्कों का चलन था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। अतः ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी असत्य होगा दोस्तों। शेष सभी कथन सत्य हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन की विशेषताओं को देख लेते हैं कि प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिस स्रोत से मिलती है उसे पुरातत्व आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि में जब तक कोई वस्तु जीवित रहती है तो C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में C14 का समन्वय भी होता रहता है, परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब उसमें विद्यमान C14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन हवा और भोजन से C14 लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन ए कथन ए है दोस्तों, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते हैं। बी है बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने आनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। कथन तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कूट पूछा है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी तीनों सही है, तीनों कथन सही है, जो हमने पढ़ा है तीनों कथन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्वेश्चन ऑप्शन डी है, 1 2 और 3 सही है। इसकी व्याख्या को देखेंगे अब। अभिलेखों को अनेक कोटियों में बांटा गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख राज्यादेशों की कोटि में आते हैं। उनके अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती थीं, अतः कथन एक सही है। आगे की ओर चलते हैं। अभिलेखों की दूसरी कोटि में आनुष्ठानिक अभिलेख हैं, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव तथा शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों प्रस्तर फलकों मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्तीर्ण करवाया है, अतः कथन 2 सही है। ठीक, अभिलेखों की तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियां हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का वर्णन है, परंतु उनकी पराजयों और कमजोरियों का कोई वर्णन नहीं मिलता। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इसी कोटि में आता है, अतः कथन तीसरा सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, मिलाने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से संलग्नित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 की तरफ है लेखक हैं और उसकी पुस्तक हैं, तो कौन सी लेखक की कौन सी पुस्तक है, यही हमको मिलान करना है। तो हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा पहले का दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। ठीक है, तो हम आपको मिला दे रहे हैं। ए एल बासम का हो जाएगा दूसरा, वंडर दैट वाज इंडिया। बी का हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा, बी का तीसरा और तीसरे का चौथा और चौथे डी का पहला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 6वां का बी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न को। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये जो कथन है, 2 कथन हैं, इन पर आप विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से दोनों सही हैं कि गलत हैं, क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, आपको बता दें इसका जो कथन है यह पहला भी नहीं सही है और दूसरा भी नहीं सही है। पहला में क्या है, दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। दूसरा कथन है पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। तो दोनों गलत हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। ठीक है, इसकी व्याख्या को देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते थे। इनके बचे हुए अवशेष उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश के दक्षिणी भाग में भारी संख्या में इनका निर्माण हुआ था। पूर्वी भारत में ईंटों के विहारों का निर्माण होता था, अतः कथन 1 एवं 2 गलत है। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि अधिकांश भौतिक अवशेषों जो कि टीलों के नीचे दबे हुए मिले हैं, इन टीलों में एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहुसंस्कृति मिलती है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर आ गया 8। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण यानी मेगालिथ कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कब्र को। ठीक है दोस्तों,
कब्र को कहा जाता है। इसकी व्याख्या को देखेंगे तो अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। व्याख्या है, दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे या खड़े कर देते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी मेगालिथ कहते हैं। अतः विकल्प सी सही है, कब्र। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 9। संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? यह काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता पाणिनि जी हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाली, यानी हमको पता चला गया कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। पाणिनि द्वारा 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है। किसमें? 6ठी से 5वीं ईसा पूर्व में रचित संस्कृत व्याकरण का ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। ऐसे ही परीक्षाओं में IAS और PCS, UPTPL, SSC सभी एग्जामों में इसका ट्रेंड बन चुका है, तो सभी एग्जामों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं। दूसरा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। तीसरा, कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हम बता दें, केवल 1 और 3 सही होगा। केवल 1 और 3 सही होगा, दूसरा गलत होगा। अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, 1 और 2, 1 और 3। ठीक है, अब इस प्रश्न की व्याख्या को देखेंगे, इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, व्याख्या को जरूर देखना है। व्याख्या है, जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को जातक कहा जाता है। ये जातक कथा ईसा पूर्व में 5वीं सदी से 2री सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती हैं। प्रसंग वश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं, अतः कथन एक सही है। ठीक, अगले व्याख्या की ओर चलते हैं। जो आगे की व्याख्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों में विभक्त है, जिसमें दूसरा और तीसरा अधिक पुराने हैं। इसमें मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की भी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है, अतः कथन 2 गलत है। ठीक, कालिदास ने अनेक काव्य और नाटक लिखे हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम। इन महान सर्जनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है, अतः कथन तीसरा सही है। यानी पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अब हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र यानी पेलियोग्राफी कहलाता है। और दूसरा कथन है, अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र यानी पुरालेख विद्या एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी, न तो 1 न तो ही 2, यानी दोनों गलत हैं। अब इसकी व्याख्या को देखेंगे तो अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहते हैं। ठीक, और अभिलेख और पुराने दस्तावेज को प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र यानी पेलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों कथन असत्य हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आ जाए हमारे इस वीडियो में, इस वीडियो स्क्रीन पे आ जाए। हाँ, 12 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा है, असत्य। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी असत्य है। सी
सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक, इसकी व्याख्या को देख लेंगे, फिर आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। व्याख्या है, सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी खरोष्टी और अरामाइन लिपियों में हैं। पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों है। अतः कथन सी असत्य है। तीनों कथन असत्य हैं दोस्तों, तीनों नहीं दोस्तों, तीसरा कथन, तीनों कथन सत्य हैं, अब बाकी ये जो ऑप्शन सी है यही असत्य है। ठीक, ए बी डी सत्य है और सी असत्य है। तेरह नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्राचीन भारत में पांडुलिपियां प्राकृतिक भाषा में मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। दूसरा है, वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। तीसरा, व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। दोस्तों इस 13 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा आपको बता दें, कौन सा कथन सत्य है पूछा है। इसमें आगे लिखा है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आपको बता दें दूसरा और तीसरा सत्य है। दूसरा और तीसरा सत्य है, पहला गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे। प्राचीन भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृतिक भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं। अतः कथन एक गलत है। ठीक है, दूसरे कथन की ओर चलते हैं। दूसरा जो है, वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसके लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक था, इसीलिए इनकी रचना हुई थी। अतः कथन दूसरा सही है। वेदांग शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। व्याकरण की रचना आपको बता दें, व्याकरण की रचना पाणिनि ने 400 ईसा पूर्व के आसपास की थी। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला है। अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इनके में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। वैदिक साहित्य का सही क्रम पूछा है तो आपको बता दें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक संहिताएं, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर उसके बाद आरण्यक, फिर उसके बाद उपनिषद। ठीक है, इसकी व्याख्या यह है, ऐसे ही दिया है। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई। तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी एवं अरामाइक लिपि। ठीक, इसकी व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इन चारों में से दोस्तों ऑप्शन बी असत्य है। मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। इसकी व्याख्या देखेंगे तो असत्य, यानी दोस्तों यह सत्य है। असत्य पूछा है, यह असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। ठीक है, तीनों सत्य हैं और दूसरा असत्य है। इसकी व्याख्या ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। अतः कथन भी असत्य है। यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य और सांद्रोकोत्तस, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति था। अतः कथन ए सत्य है। ह्वेनसांग 7वीं सदी में
हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। उल्लेखनीय है कि वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, अतः सी सत्य है। फाहियान और हिरसाक दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे, अतः डी सत्य है। कुल मिलाकर दोस्तों इस व्याख्या में हमको यह जानकारी मिलती है कि कौन सा यात्री किसके शासनकाल में आया और कितने दिनों तक रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 को सूची 2 से सीमित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर जो 17 है दोस्तों, एक तरफ लेखक है, एक तरफ रचनाएं। तो हम आपको बता दें मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी, ठीक। और टालेमी ने ज्योग्राफी लिखी और प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। हेनसांग ने दोस्तों सीयूकी लिखी, ऑप्शन डी। मतलब पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, इसमें कौन सा है, पहले का तीसरा दूसरे का, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ रचनाएं। बाणभट्ट ने क्या लिखा है, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी, ठीक। विल्हण ने विक्रमांक देवचरितम। अतुल ने क्या लिखा है, मूषिक वंश। और संध्याकर नदी ने रामचरित, ठीक है। तो इस तरह से पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, मतलब पहले का तीसरा, मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या में इसका विवरण दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क्ड आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। तो किस धातु के, तांबी के बने होते हैं दोस्तों, चांदी के बने होते थे। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क्ड आहत सिक्के मुख्यतः चांदी के बने होते थे। उल्लेखनीय है कि ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचक्र आदि आकृतियां बनी होती थी, अतः विकल्प सी सही है, ठीक। अब 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन 1 है, पुरापाषाण काल युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। दूसरा है, इस युग के औजारों में विदारणी और खंडक शामिल थे। तीसरा है, इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी है 1, 2, 3, ठीक है। इसकी ये व्याख्या है, आप व्याख्या को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जो है, पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने इसको फिर से दोहरा दिया है। कथन पहला है, ऊपरी पूरा पाषाण में आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का उदय हुआ था। कथन दूसरा है, मध्य पूरा पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपको बता दें, यह दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। इसकी व्याख्या को देख लेंगे तो अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। व्याख्या है, ऊपरी पूरा पाषाण युग में आर्द्रता कम हो गई थी। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था, अतः कथन 1 सही है, ठीक। पहला कथन सही है। अगला देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि इस युग में नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी तथा भारत में फलकों और तक्षड़ियों यानी ब्लेड्स और ब्यूरिन्स
का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक, आगे देख लेते हैं। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था। इनके मुख्य औजार फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी थे, जो कि पपड़ियों से बने होते थे। अतः कथन दूसरा भी सही है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 नंबर बोल रहा है, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछा है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, इसका असत्य कथन है ऑप्शन सी। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। यह कथन असत्य है। इसकी व्याख्या को देखेंगे। मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य पूर्वी भारत में पाए जाते हैं तथा दक्षिण में इसका फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक है। अतः कथन सी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य है। आगे की व्याख्या देखते हैं। इस युग में सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ्स औजार का प्रयोग होता था। अगला है, मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे। वे लोग आगे चलकर पशुपालन भी करने लगे थे। अगला है दोस्तों स्टेटमेंट यानी विशेषता है इस प्रश्न की। राजस्थान के बागौर तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो आदमगढ़ में, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागौर जिले में। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 23। पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। दूसरा है, भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिग पक्षियों के चित्र नहीं पाए जाते थे, बल्कि उन पशु और पक्षियों के चित्र पाए जाते थे जिनका शिकार करके वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। अतः विकल्प ए सही नहीं है। इस युग के लोग चित्र बनाते थे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा इस उदाहरण है। यह दक्षिण में विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसके 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से अधिक भी ज़्यादा चित्र बनाए गए हैं। तो इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रों के लिए। और यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? यहाँ शब्द लिखा है शुरू हुआ है। तो आपको बता दें, नवपाषाण काल में इसका कृषि का उत्पादन शुरू हुआ है। इसकी व्याख्या है, नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक काल था। सर्वप्रथम मनुष्य ने इसी काल में कृषि करना शुरू किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से चावल, गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले। यहाँ के निवासी कृषि करने में उन्नत थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, और 25 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका कथन कौन सा सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें, इनमें से तीनों का कथन सही है। इस काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। दूसरा, कश्मीर के बुर्ज होम में इस काल के लोग गर्तावास यानी गड्ढा घर में रहते थे। और तीसरा, इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या है, इस काल के लोग पालिशदार, यही व्याख्या है दोस्तों जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। तो हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन का असत्य है ऑप्शन डी, गुफ कराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों के दफनाने के अवशेष मिले हैं। यही कथन असत्य है। इसकी व्याख्या में आपको सही मिल जाएगा।
स्थित बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं। उल्लेखनीय है कि गुफ कराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे, अतः ऑप्शन डी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य है। उल्लेखनीय है कि नवपाषाण काल में भारी तकनीक प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया है। ठीक, अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है। यहाँ जगह स्थल है और यहाँ जगह अवशेष हैं। तो ठीक है, इस 27 नंबर क्वेश्चन का हम आपको इसका मिलान सही कर देते हैं। मेहरगढ़ में कृषि हो गया, पिकलीहल में दोस्तों राख का ढेर हो गया, और चिरांद में दोस्तों हड्डी के हथियार हो गया, और बुर्ज-होम में दोस्तों गर्तावास हो गया। यही आपका सुलेमित है। पहला का तीसरा, दूसरे का चौथा, मतलब तीसरा चौथा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ इसकी व्याख्या है, आप मिला सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों से बने घर में रहते थे। दूसरा, इस काल के निवासी पालतू जानवरों की फिगरिन्स यानी आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं बनाने लगे थे। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। और यही इसकी व्याख्या में भी उल्लेखित किया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसकी व्याख्या को। ठीक, व्याख्या को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न बहुत बार बने हैं। निम्नलिखित किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? तो कौन से मिले हैं दोस्तों? भीमबेटका। प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र का उदाहरण मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका में मिले हैं, अतः विकल्प सी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। दूसरा है, मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। तीसरा है, अहाड़ मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दोस्तों पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक, इसकी व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या काफ़ी अच्छे से दी गई है। व्याख्या को हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31 है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में सर्वप्रथम तांबे और औजार बनाने की शुरुआत हुई। दूसरा, इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसकी व्याख्या यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक, तीसरा है, निम्नलिखित किस स्थल को ताम्बवती यानी तांबा वाली कहा जाता है? तो अहाड़ को। इसकी व्याख्या को हम एक बार पढ़ लेते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली है। अहाड़ के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातु कर्म की जानकारी थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार है। जोरवे संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। तो आपको बता दें, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। सही पूछा है तो ऑप्शन बी राइट आंसर, दूसरा और तीसरा। ठीक, यहाँ पे इसकी व्याख्या को आप देख सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 34, ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर हमसे असत्य कथन पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो हम आपको बता दें, ऑप्शन बी असत्य कथन है। इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। इसकी व्याख्या हम ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या सत्य है। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार की जाती थी, अतः कथन ए सत्य है।
ठीक, यहीं पे अगला कथन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी कड़ी में आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? तो इनाम गांव किला और खाई से घिरा हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, ताम्रपाषाण युग की कब्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ऑप्शन ए, कथन है 1, महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। दूसरा कथन है, कब्र में मृतक के साथ मिट्टी एवं तांबे की वस्तुएं रखी जाती थीं। तो इसका आंसर हम आपको बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या आप इस जो बॉक्स है इसमें आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, ताम्रपाषाण कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये जो 3 कथन है इनमें से आपको बता दें कि तीनों कथन सत्य हैं। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। पहला कथन है, इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं, सत्य है। दूसरा है, इस काल में वृषभ या षांड को धार्मिक पशु माना जाता था, सत्य है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली, यह भी सत्य है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या यहाँ बॉक्स में लिखी हुई है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आएंगे हम। सूची 1 को 200 सुलेमित कीजिए। यहाँ पर स्थल लिखा है, यहाँ पे समाधान विधियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन का जो सही टिक है आपको बता दें, पूर्वी भारत में आंशिक समाधान, आप पहले ए का 4 हो जाएगा। और पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान, तीसरा। दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम दिशा, और जो बचा चौथा महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कूट, चौथा तीसरा दूसरा पहला। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल में सामाजिक असमानताएं पाई जाती थी। दूसरा कथन है, इस काल में सरदार का घर पूर्वी टीले पर बना होता था। तो दूसरा कथन गलत है दोस्तों, केवल एक सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा हुआ है। ठीक, दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। यहाँ पे इसकी व्याख्या इस बॉक्स में आप देख सकते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चले जाएंगे। अब बाकी आपको इसकी जो व्याख्या है आपको खुद पढ़नी है। ठीक है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है? तो दोस्तों मालवा, जोरवे, कायथा, गणेश्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2, यानी मालवा और जोरवे। ठीक, इसकी व्याख्या यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मालवा संस्कृति नवदा, टोली, एरड़ और नागदा में पाई जाती थी। यहाँ से ऐसे ही आप इसकी व्याख्या को पढ़ सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी असत्य है, कौन सा है? तो बी असत्य है। इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी। बाकी सभी सत्य हैं और यही सही नहीं है, यानी असत्य है। ए, सी, डी सत्य हैं और बी असत्य है। यहाँ पे इसकी व्याख्या है, अब व्याख्या को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, स्थान दिया है सूची 1 में, दूसरे में संस्कृति दी है। तो यानी किस स्थान पे कौन सी संस्कृति प्रचलित थी? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों दैमाबाद में जोरवे हो जाएगा। ठीक, एरड़ में हो जाएगा आपका मालवा, और कालीबंगा में हो जाएगा आपका हड़प्पा, और गिलिंद में हो जाएगा ताम्रपाषाणिक। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कूट, तीसरा दूसरा पहला चौथा। ठीक है, ABCD के हिसाब से यहाँ पर बॉक्स में लिखा भी हुआ है।
43 नंबर क्वेश्चन, महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए जाते थे। तीसरा है, प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृदभांड का प्रचलन अधिक था। तो इसका जो कूट हो जाएगा दोस्तों, सही पूछा है, इसमें कौन से सही हैं, नीचे देखिए कौन से सही हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 1 2 1 3 हो जाएगा, पहला तीसरा, ठीक है, पहला तीसरा सही हो जाएगा और दूसरा गलत है। क्वेश्चन, इसकी व्याख्या यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोनों कथन हैं। पहला कथन है, दक्षिणी तमिल प्रदेश में कलश समाधान प्रचलित था। दूसरा है, अशोक की उपाधि देवों का प्यार तमिल राजा ने अपनाया था। तो 44 जो नंबर क्वेश्चन है इसका हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इसकी व्याख्या आप बॉक्स में देख सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछा है, असत्य। तो इनमें चारों में से जो कथन असत्य है दोस्तों, आपको बता दें ऑप्शन सी, हड़प्पा काल का समाज नगरी और अश्वारोही था। इसकी व्याख्या में हम देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में लिखित युग्मों को विचार कीजिए। यहाँ पे विद्वान है, यहाँ पे पुस्तक है। तो आपको बता दें, आर्यभट्ट की पुस्तक कौन है? दोस्तों यहाँ पे पूछा है कौन सा सुलेमित है। तो वराहमिहिर बृहत संहिता ये सही है, कालिदास अभिज्ञान सागुता ये सही है, पर आर्यभट्ट का ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, यानी इसका होगा आर्यभट्ट का होगा आर्यभट्टीय होगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लेखक और रचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। सुलेमित है पूछा है, सुलेमित है तो हरिसेन की बृहत कथा कोश हो जाएगा, भास्कर की लीलावती हो जाएगा, पर पाणिनि की न्याय नहीं है, अष्टाध्यायी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या को, अष्टाध्यायी है, न्याय गौतमी की रचना, न्याय गौतम की रचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है, और न्याय जो लिखा है उसके सामने, पाणिनि के सामने न्याय गौतम की रचना है, ठीक है। तीसरा सुलेमित नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, तिथि संबंधित संकेत और उसका अर्थ। यहाँ पे हो जाएगा बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। एडी का हो जाएगा आपका एनो डोमिनी, और सीई का हो जाएगा कॉमन एरा, और बीसीई का हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा तीसरा दूसरा पहला उल्टा हो जाएगा। इसकी व्याख्या जो है बॉक्स में एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि में को पढ़ा। दूसरा है, ब्राह्मी तथा खरोष्टी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया। तीसरा है, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। चौथा है, तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है।
तो इन कथनों पर विचार करें और कथनों पर विचार करने के बाद कौन सा कथन सही है यही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 सही है और चौथा गलत है। ठीक है, अब चौथा क्यों गलत है क्या होगा यहाँ पे इसी व्याख्या में आप देख सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुलेखित कीजिए। घटनाएं और तिथि है। मतलब प्रिंसेप द्वारा अखिलेश के अभिलेखों को कब पढ़ा गया था? 1837 में। पहले का हो जाएगा आपका डी। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, यानी दूसरे का सी, यानी बी का तीसरा हो जाएगा। गुप्त शासक काल का आरंभ 320 है। अरबों की संधि पर विजय 712 हो जाएगी। यहाँ पर आपका एलिमिनेट हो गया। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा चौथा तीसरा दूसरा पहला उल्टा चले आइए। इसकी व्याख्या यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगी। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में मिलता है। यहाँ पे आपको इसकी व्याख्या है, आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? तो मृच्छकटिकम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो कैसा है कमेंट में बताइएगा, और वीडियो इसका अगला चैप्टर के बनाएं कि न बनाएं ये भी आप बताइएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या आप व्याख्या में बॉक्स में देख सकते हैं। हम चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो 53 नंबर क्वेश्चन, कौन सही नहीं है यानी असत्य कौन है पूछा है। तो हम आपको बता दें डायरेक्ट कौन असत्य है। आप पढ़ लिए होंगे इस प्रश्न को, इनके सभी कथनों को। तो इनमें से कौन सा असत्य है? ऑप्शन डी, बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया। नहीं दोस्तों, यह गलत है। ठीक, अब क्यों गलत है क्या सही है इस बॉक्स में आप देख सकते हैं। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव से बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे, अतः ये सही है। यहाँ पे इसकी व्याख्या अच्छे से है। अब आप इस व्याख्या को अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ। दूसरा कथन है, पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन कराया। तीसरा है, महाभारत की कथा का केंद्र गुरु तथा पांचाल नामक राज्य थे। तो इसमें से कौन से सही है पूछा है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा, यानी तीनों सत्य हैं। ठीक, इसकी व्याख्या यहाँ बॉक्स में है। हम क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वैदेशिक आख्यान भारत इटली व्यापार का वर्णन करता है? तो दोस्तों नेचुरलिस हिस्टोरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, जराक्सिस था क्या? कौन था दोस्तों? जराक्सिस था डेरियस का उत्तराधिकारी, जिसने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर अपना 20वां प्रांत क्षत्रिय बनाया था। ठीक, ऑप्शन बी, इसकी व्याख्या ये है बॉक्स में। हम 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सत्तावन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पाषाणकालीन जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। तो इन चारों में से दोस्तों ऑप्शन सी कथन सत्य है। उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति में पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के सूक्ष्म पाषाण का अभाव दिखता है। यही कथन सही है, बाकी असत्य हैं। ठीक, यहाँ पर इसकी व्याख्या है, आप पढ़ सकते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है,
प्राचीन भारत में शिलालेखों की भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही पूछा है, असत्य नहीं, सही पूछा है। तो पहला कथन है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग सामान्य लोगों द्वारा किया जाता है। दूसरा, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे। तीसरा, अफगानिस्तान में शिलालेखों में अरामाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया था। तो नीचे दिए गुण का सही बताइए, सही कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, दीघ निकाय और महावास्तु नामक साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती हैं। तो बताती हैं विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसका व्याख्या हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 60, पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला तथ्य है मृदभांड निर्माण। दूसरा है पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश। तीसरा है अग्नि का उपयोग एवं इसके माध्यम से भोजन पकाने की तकनीकी का आरंभ। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, यानी तीनों सत्य है, तीनों संबंधित है। ठीक है, इसकी व्याख्या आप यहाँ पे स्प्लेन है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महापाषाणिक लोग उन्नत कृषक थे। दूसरा है महापाषाणिक काल की कब्रों में अस्थियों के साथ मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी पाई गईं। कौन सही नहीं है? केवल एक सही नहीं है, दूसरा सही है, एक गलत है। ठीक, व्याख्या आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 था दोस्तों, कंप्लीट हो गया। 62 पे आएंगे। ताम्रपाषाणिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल में तांबे और किसी अवसर पर निम्न कोटि के कांस्य का उपयोग देखने को मिला है। दूसरा है कृषि की जाती थी। तीसरा है भारत में इस काल की सबसे पुरानी बस्तियां मालवा और मध्य भाग में पाई गईं। ठीक है, तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? यानी हमको तो लग रहा है तीनों सही होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। इसकी व्याख्या यहाँ पे एक्सप्लेन है। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका विकास हिमयुग के दौरान हुआ। दूसरा है भारत में अधिकांश पुरातात्विक स्थल सिंधु गंगा के मैदानों में पाए गए हैं। ठीक है, कौन सा सही है पूछा है, तो कौन सा सही है दोस्तों? कौन सा सही है बताइए दोस्तों। ऑप्शन है राइट आंसर, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। 63 का ए, केवल एक। इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? शिलालेखों का, प्राचीन एवं मध्यकालीन हस्तलेखन का, मानचित्र निर्माण का, साहित्यिक ग्रंथों सहित भाषा के इतिहास का। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिलालेखों का। ठीक, इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। 65 नंबर क्वेश्चन है इरीथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था मिट्टी के घड़े के लिए, लाल सागर के लिए, योद्धा के लिए, आसपास के नौकायन के लिए। ऑप्शन बी, लाल सागर के लिए किया जाता था। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है 66 नंबर, आप यहाँ क्वेश्चन को देख सकते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में
कौन सा कथन सही है? सत्य पूछा है, सही पूछा है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? केवल एक। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादक थी। ठीक है, बाकी दोनों गलत हैं। केवल ए, बी, केवल एक। इसकी व्याख्या आप यहाँ जगह मेंशन की गई है, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, 67। विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से है, रुद्रदमन से है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी, रुद्रदामन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। इसकी व्याख्या आप जरूर देखिएगा दोस्तों, व्याख्या को इग्नोर नहीं कर सकते हम। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन से नाटक हैं? अभी हमने पहले शुरुआत में बताया था कि कौन नाटक है, कौन महाकाव्य है, कौन खट्ट काव्य है। तो जो बड़े बड़े नाम थे जैसे मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, हमने बताया था नाटक बड़ा होता है। तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और कौन सा है यहाँ पे आपको मिल जाएगा विक्रमोर्वशीयम भी। जैसे मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम तीनों नाटक हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 68 का बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69। निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का सही क्रम। भारत कौन 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 पहले आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद यही क्रम हम आपको बताएंगे। तो कौन होगा? पहले फाहियान आया था, फिर कासमास आया था, फिर ह्वेनसांग, फिर इसिंग। और कौन किसके शासनकाल में आया था आप यहाँ देख सकते हैं। कब कब आया था? शासनकाल में नहीं दोस्तों, शासनकाल को तो पहले इस प्रश्नों में इंक्लूड था, इसमें दिया हुआ था। तो देख लीजिए कौन कब आया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुलेमित है? इधर रचना है, इधर लेखक है। तो कौन सुलेमित है दोस्तों? रामचरित, विक्रमादेव चरित, ये गलत है। रामचरित गलत है। हर्षचरित बाणभट्ट, यही सही है। केवल तीसरा सही है। बी राइट आंसर। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या में आप सभी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 है। महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन असत्य है? यहाँ असत्य पूछा है, यानी कौन गलत है। तो ध्यान देना है आपको। पहला कथन है, महापाषाणिक लोग बसने के लिए एवं शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों की ढलानों की शरण लेते थे। दूसरा है, ये लोग धान एवं ज्वार उपजाते थे। तीसरा है, इन लोगों को लोहे के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। चौथा है, महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति प्रचलित थी। तो इसमें से हम आपको बता दें कि दूसरा और तीसरा सही है। कौन कौन सा? दूसरा, ये लोग धान एवं ज्वार उपजाते थे, और तीसरा, इन लोगों को लोहे के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। और बाकी पहला और चौथा गलत है। तो हमसे सॉरी दोस्तों, वेरी वेरी सॉरी। यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि असत्य पूछा है ना, तो असत्य कौन कौन सा है? दूसरा असत्य है और तीसरा असत्य है। ठीक है, और ये दोनों सत्य हैं। हम उल्टा बोल दिए थे, ये दोनों सत्य हैं और बाकी ये दोनों असत्य हैं। तो हमसे पूछा क्या है? असत्य पूछा है, इसलिए दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। कूट में दिया होगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा असत्य है, बाकी दोनों पहला और चौथा सत्य है। ठीक है, यहाँ पे इसकी व्याख्या है।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इसके अगले पार्ट को हम बनाए कि ना बनाए, मतलब अगले चैप्टर को बनाए कि ना बनाए। और हम आपको बता दें इसका अगला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा चैप्टर हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। पहला चैप्टर तो हो गया, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा वैदिक सभ्यता, तीसरा वैदिक सभ्यता, चौथा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, पांचवा है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, छठा है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। मतलब दोस्तों कुल मिला के इतिहास के 32 चैप्टर हैं। 31 नंबर चैप्टर है भारत में संवैधानिक विकास, 32 नंबर है कला एवं संस्कृति। मतलब इतिहास के सभी प्रश्नों को हम डेली एक एक चैप्टर को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो के हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली इतिहास के एक चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगा और पॉलिटी यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से डेली एक एक चैप्टर को सॉल्व कराऊंगा। और आपको बता दें पॉलिटी के हमने 2 चैप्टर, पहले चैप्टर का हम नाम आपको बता देते हैं। पहले चैप्टर का नाम है राज्य व्यवस्था एक परिचय और दूसरे चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। ये 2 चैप्टरों को हमने अपलोड कर दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और आई बटन पे भी दे देंगे, ऊपर जो सजेस्टेड में लिखा हुआ आता है उस पर हम लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। और आपको एक बार हम फिर से बताना चाहते हैं, डेली आपको भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से एक वीडियो और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से एक वीडियो, यानी डेली 2 वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और डेली दोनों वीडियो में एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा। कुल मिला के हम 1 महीने में भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति का ख़त्म कर देंगे और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था दोनों सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।